हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की जो हमारी क्लास है आपके साथ, इस क्लास के अंदर हम बेसिकली यूजीसी नेट कॉमर्स के अंदर जो बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को आज हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो इसका टॉपिक फर्स्ट है, जिसमें हम ओवरव्यू देखेंगे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का, यानी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम जो है उसका बेसिकली क्या ओवरव्यू है, पूरी उसकी क्या थीम है, उसके बारे में आज की हम क्लास के अंदर आपके साथ डिस्कशन करेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आपकी, क्योंकि आपका जो बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का सब्जेक्ट है, ये जो इसके अंदर का सिलेबस है वो ऐसा सिलेबस है जो आमतौर पर जो हम अपने यूजी और पीजी में जो बैंकिंग पढ़ते हैं, जो फाइनेंशियल सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसमें ये सारा का सारा कंटेंट आपको शायद ही किसी बुक में मिले, या कई सारी बुक्स में भी शायद आपको पूरा कंटेंट ना मिले। तो उस लिहाज से इसकी प्रिपरेशन अपने आप में थोड़ी सी चैलेंजिंग हो जाती है। और हम कोशिश ये करेंगे कि हम आपको बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की एक सेपरेट प्लेलिस्ट आपको देंगे, जिसमें सारे टॉपिक्स को हम लोग एक तरफ से कवर अप करेंगे। जैसा कि आप आमतौर पर जब कोई पेड कोर्सेज लेते हैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का, तो वहां पर आपको सारे कोर्सेज, सारा जो कंटेंट होता है वो एक सीक्वेंसिंग में मिलता है। और हमने ये कोशिश की है कि हम आपको एक फ्री जो प्लेटफॉर्म है, फ्री प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको सारी चीजें बिल्कुल एक सीक्वेंसिंग में प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो उसी कड़ी में आज की हमारी पहली क्लास है। इसके अलावा हमने मार्केटिंग पे, मार्केटिंग मैनेजमेंट की कई सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड करी हैं, तो उसकी भी एक सेपरेट प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, और साथ ही साथ इसकी भी एक सेपरेट प्लेलिस्ट, यानी जितनी भी 10 यूनिट है, 10 की 10 यूनिट की आपको सेपरेट प्लेलिस्ट मिलेंगी, जिसमें हम एक एक करके सीक्वेंसिंग से सारे वीडियोस आपको प्रोवाइड कराएंगे। चलिए, तो आज की क्लास को हम फटाफट से आपके साथ साझा करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए, अगर सबसे पहले अगर आप देखें कि हमारा जो इंडियन बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम है वो किस तरीके से काम करता है, क्या कुछ है उसके बारे में, तो वो एक एक करके हम सारी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो चूंकि पहली क्लास है और पहली क्लास हर लिहाज से काफी अहम है, आपको एक बेसिक समझना है कि किस तरीके से इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम काम करता है, क्या कुछ चीजें इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में आती हैं, हर उस चीज पर हम लोगों को इसमें समझना है। तो देखिए, अगर आप इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को देखें तो इसको जो ब्रॉडली डिवाइड किया गया है वो 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। पूरा के पूरी ये जो चार्ट है आपके स्क्रीन पे आपको प्रॉपर्ली विजिबल हो रहा है, तो इस चार्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारा जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है, इस पूरे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को 4 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है, यानी पूरे फाइनेंशियल सिस्टम में 4 जो है महत्वपूर्ण कड़ी है। पहली क्या चीज है? पहली है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, दूसरे नंबर पे आती है फाइनेंशियल मार्केट, फिर होते हैं फाइनेंशियल एसेट्स या इंस्ट्रूमेंट्स, और फिर होता है फाइनेंशियल सर्विसेज। यानी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को अगर हम डिवाइड करें तो 4 कैटेगरीज हो सकती हैं। पहले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल एसेट्स या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, और फाइनेंशियल सर्विसेज। ये बात याद रहेगी आपको। अब वापस बढ़े आगे। जो हमारे देश के अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो 2 प्रकार के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हमारे इंडिया में काम करते हैं। एक जिन्हें हम बोलते हैं बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, और एक जिन्हें हम बोलते हैं नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। यानी बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस भी काम करते हैं और नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस भी हमारे यहाँ काम करते हैं। बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो बैंकें हमारे यहाँ 4 प्रकार की हैं। एक कुछ होती हैं जिन्हें हम कॉमर्शियल बैंक्स बोलते हैं, कुछ होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स, इसके अलावा कुछ को हम बोलते हैं रीजनल एंड रूरल बैंक्स, और कुछ होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं फॉरेन बैंक्स। यानी इंडिया का जो बैंकिंग सिस्टम है, पूरा बैंकिंग सिस्टम 4 प्रकार की बैंकों में डिवाइडेड है। कौन कौन सी 4 बैंकें हैं आपकी? कॉमर्शियल बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, और फॉरेन बैंक्स हैं। अब हम अगर कॉमर्शियल बैंकों की बात करें तो कॉमर्शियल बैंक जो है वो भी 2 प्रकार की हैं। कॉमर्शियल में एक तो आपकी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो गई, और एक आपकी जो है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो गई। ये बात आपको समझ में आ गई। फाइनेंशियल मार्केट की बात करें तो 2 प्रकार की फाइनेंशियल मार्केट है। एक अनऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल मार्केट है, एक ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल मार्केट है। ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल मार्केट के अंदर फिर से उसे हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक कैपिटल मार्केट में और एक मनी मार्केट के अंदर। और जो कैपिटल मार्केट है उसे हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं सेकेंडरी मार्केट में और प्राइमरी मार्केट के अंदर। ठीक है। इसी तरीके से जो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, इसके अंदर साहूकार, महाजन, ये जो लोग पहले जो भी बैंकिंग के काम करते थे, लोन लेने और देने के काम करते थे, तो वो अनऑर्गेनाइज के अंदर आ जाते हैं। इसी तरीके से जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं, बहुत सारे फाइनेंशियल एसेट्स के पार्ट हैं, उनको हम डिटेल में नीचे डिस्कस करेंगे अभी इसके बाद। और फाइनेंशियल सर्विसेज देने वाली जो कह सकते हैं, जो आपकी कैटेगरीज डिवाइड करें तो 2 कैटेगरीज बनती हैं। एक है जिसे हम फंड बेस्ड सर्विसेज बोलते हैं, और एक होता है जिसे हम बोलते हैं फी बेस्ड सर्विसेज। तो जो फंड बेस्ड सर्विसेज हैं, जिसके अंदर आपका लीजिंग हो गया,
हायर परचेज हो गया, कंज्यूमर क्रेडिट हो गया, बिल डिस्काउंटिंग हो गया, फैक्टरिंग हो गया और इंश्योरेंस हो गया। इसी तरीके से अगर फी बेस की हम लोग बात करें तो फी बेस में एक होता है इशू मैनेजमेंट, एक होता है मर्चेंट बैंकिंग, एक होता है क्रेडिट रेटिंग, डेप्थ रीस्ट्रक्चरिंग और स्टॉक ब्रोकिंग। तो ये बेसिकली जो है फी बेस, जहां पर आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं, चार्जेस पे करने के बाद आपको ये सर्विस प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। और वो जो फंड बेस्ड है वो आपके लिए फंड जनरेट करने का बेसिकली काम करते हैं। तो ये पूरा फाइनेंशियल कह सकते हैं सिस्टम है इंडिया का। इस पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को हमें डिटेल के अंदर डिस्कस करना है। तो बताइए क्या ये जो चार्ट है आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है या नहीं? इस चार्ट को देखकर आपने काफी कुछ आइडिया लगा लिया होगा कि काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है और काफी कुछ आप इस क्लास के अंदर सीखने वाले हैं। तो चलिए, चेहरे पर अपनी मुस्कान तो हमेशा बनाए रखिएगा, क्योंकि सिलेक्शन होना ना होना सब ऊपर वाले के हाथ में है। आपका कर्म क्या है? आपको मेहनत करते रहना है, कोशिश करते रहना है, सही डायरेक्शन में चलना है। बाकी आप ये मत सोचिए कि फ्यूचर में क्या होगा, क्योंकि कहावत कही जाती है कि डोंट फोकस ऑन फ्रूट्स, ऑलवेज फोकस ऑन रूट्स। इफ रूट्स आर गुड, फ्रूट्स आर ऑटोमेटिकली गुड्स। इस बात को बिल्कुल दिमाग में रखें। तैयारी जो है आपके जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, समझ रहे हैं? तो तैयारी को आपको जीना है, ना कि तैयारी के पीछे मरना है। इस बात को आप समझने की कोशिश करें। सिलेक्शन पाना आपकी जिंदगी का एक पार्ट है। जिनका सिलेक्शन नहीं भी होता है वो भी जिंदगी खूबसूरत तरीके से जीते हैं। जो भी जिंदगी आप जी रहे हैं उसको खूबसूरत बना के जीजिए। प्रिपरेशन भी मुस्कुराहट के साथ करिए, तैयारी भी अपने मुस्कुराहट के साथ करिए। बाकी चीजें अच्छी बुरी आती रहेंगी, उसको इतना ज्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता फिलहाल वहां पे नहीं है। तो चलिए आगे के सिलसिले को जारी रखते हैं। देखिए, आगे की अगर कहानी को हम और डिटेल में समझने की कोशिश करें तो जिन जिन चीजों का हमने जिक्र किया था उनको अब हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, हमने आपको बताया कि हमारे हिंदुस्तान का जो फाइनेंशियल सिस्टम है बेसिकली वो काफी प्रॉपर तरीके से बहुत ही वेल मैनेज्ड है। इसमें 4 कंपोनेंट का जिक्र किया गया कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड फाइनेंशियल मार्केट्स। ये आपने अभी देखा था। इसके बाद हम लोग और नीचे बढ़ेंगे, इसके बारे में कुछ और चीजों पर हम लोग आगे बातचीत करेंगे। अब सबसे पहले हम आएंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। तो जब आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पढ़ा था तो आपने देखा था कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का बेसिकली काम क्या होता है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक प्रकार से एक ब्रिज का काम करते हैं, एक पुल का काम करते हैं, जो कि इन्वेस्टर्स को और बारोवर्स को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। यानी जो पैसे इन्वेस्ट करने वाले हैं और जो मार्केट से पैसे उठाने वाले हैं उनको जोड़ने का काम करते हैं। कुछ आप इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए यहाँ पर आपके पास हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, FIIs हैं, और एक तरफ है ये लोग जिनको पैसे इन्वेस्ट करने हैं, यानी हमारे आप जैसे छोटी पूंजी वाले लोग जिन्हें पैसे इन्वेस्ट करने हैं। और एक तरफ बैठी हैं कंपनियां, जिन कंपनियों को फाइनेंशियल मार्केट से पैसे उठाने हैं। यानी पैसे कंपनियां क्या करेंगी? फाइनेंशियल मार्केट से पैसे बारोड करेंगी और हम आप सब लोग क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे। हम डायरेक्टली कंपनीज में पैसे नहीं लगा सकते क्योंकि हमारे पास पैसे बहुत छोटे अमाउंट में है, तो हम डायरेक्टली पैसे कंपनी को नहीं दे सकते हैं। तो हम लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में पैसे जमा करते हैं और वो पैसे कौन ले लेता है? कंपनी। यानी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने आप में एक बीच में कह सकते हैं एक ब्रिज का काम कर रहे हैं, एक नदी का जो कह सकते हैं पुल होता है, पुल का काम कर रहे हैं। ये बात आप समझ पाए होंगे। यानी कि जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं आर यूज्ड टू मोबिलाइज द इन्वेस्टर्स फंड। ये इन्वेस्टर्स फंड को क्या करते हैं? मोबिलाइज करते हैं, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली भी कर सकते हैं, इनडायरेक्टली भी कर सकते हैं। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल क्या है? आपका बैंक। बैंक एक हमारे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट इसका एग्जाम्पल है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, जहां पर लोग क्या करते हैं? अपने एक्स्ट्रा पैसों को जमा करते हैं इन अपने सेविंग अकाउंट्स में, और वो सेविंग अकाउंट में छोटा छोटा पैसा जमा होकर एक बड़ा अमाउंट बनता है। बैंकें क्या करती हैं? उस पैसे को फर्दर आगे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देती हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, इस कहानी को और जारी रखेंगे। हर एक पहलू पर आपको बात करनी है, हर छोटे छोटे मुद्दे को आपको समझना है, क्योंकि जो आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो कोई बच्चों वाली एग्जाम नहीं है। आपकी नेशनल एजेंसी करवाती है और अपने आप में एजुकेशन फील्ड की वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जाम है। तो अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करते हैं तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा इस एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान, और तमाम ऐसे एक्सपीरियंस होंगे जो आपकी नॉलेज को बहुत हद तक बेहतर बनाने में आपकी हेल्प करेंगे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के 2 पार्ट हैं। पहला है आपका बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, दूसरा है आपका डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस। तो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस क्या है और डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस क्या है, इस बारे में भी आगे हम बात आपके साथ करेंगे। आगे कहा गया कि दिस कैटेगरी कंप्रोमाइजेस द बैंक एंड क्रेडिट यूनियन दैट एक्सेप्ट मनी फ्रॉम द पब्लिक इन एक्सचेंज फॉर इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट एंड देन लेंड टू
दोज इन नीडेड। इसको आप ऐसे समझिए कि बैंकिंग के बारे में आप जानते हैं कि बैंकें क्या करती हैं, बैंकें आपके पैसे को जमा करने का काम करती हैं, पैसे को आपका इस कंडीशन पे जमा करती हैं कि जब आपको जरूरत होगी तब वो पैसे वापस करेंगी और उस पैसे के बदले में आपको एक इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करेंगी। अब चूंकि बैंकों के पास जब ज्यादा पैसा हो जाता है तो बैंकें उन लोगों को पैसे उधार भी देती हैं जिन्हें बैंकों की पैसों की आवश्यकता होती। तो बैंकिंग सिस्टम से आप बहुत अच्छे से वाकिफ हैं क्योंकि आप जिस एज में हैं, जिस एज में प्रिपरेशन करते करते पहुंच गए हैं, यहाँ तक बैंकों का अपने विधिवत जाना होगा, समझा होगा, देखा होगा, तो बैंकिंग बहुत अच्छे से आप जानते हैं। नॉन बैंकिंग, ये जिसे हम नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, थोड़ा इसके बारे में भी जानना जरूरी है। जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी, अब इंश्योरेंस कंपनी में आप इंश्योरेंस पॉलिसीज लेते हैं लेकिन ये एज इट इज बैंकिंग का काम नहीं करते। ये आपके पैसे को डिपॉजिट करते हैं किस फॉर्म में, इंश्योरेंस पॉलिसी के फॉर्म में, लेकिन पैसे आपको उधार वैसे नहीं देते जैसे बैंकें होती हैं। तो इंश्योरेंस हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, ब्रोकरेज फर्म्स हो गई, ये नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस का एग्जाम्पल है जो कि आज की डेट में मॉनेटरी डिपॉजिट में इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। हमारे आप जैसे लोगों से ये पॉलिसीज हम आपको सेल करते हैं, हम आप पैसे इनमें लगाते हैं और वो पैसे कलेक्ट करने के बाद अगेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, फाइनेंशियल मतलब जो भी कह सकते हैं क्लाइंट्स हैं, इनके कंपनीज हैं, उनको ये पैसे आगे फॉरवर्ड करने का काम करते हैं। तो यहाँ तक का मुद्दा आपको क्लियर हो गया होगा। आगे अगर आप देखें तो फाइनेंशियल एसेट्स को, फाइनेंशियल एसेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एग्जाम में डायरेक्टली सवाल पूछे जाते रहे हैं। तो फाइनेंशियल एसेट्स बेसिकली वो आइटम्स हैं जो आइटम्स फाइनेंशियल मार्केट के अंदर एक्सचेंज होते हैं। जैसे मार्केट में किसी चीज की सेल परचेज होती होगी ना भाई, अगर आप मार्केट के अंदर हैं तो मार्केट के अंदर किसी चीज की सेल परचेज होती है, तो जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल एसेट्स। एक मिनट जरा पानी आप पी लेते हैं। तो फाइनेंशियल एसेट्स क्या है भाई, फाइनेंशियल एसेट्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनकी सेलिंग परचेजिंग होती है मार्केट में, उन्हीं के माध्यम से लोन लेने देने का काम किया जाता है। क्लियर? अब क्या क्या चीजें होती हैं इस पे जानते हैं। तो सबसे पहले आता है कॉल मनी। क्या होता है? ये जो टर्म्स है ना, ये बड़े गजब के टर्म्स हैं और जिनको नहीं आते हैं बड़ी तकलीफ होती है उनको। जब एग्जाम में आता है तो एक दूसरे से भी नहीं पूछ पाते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, तो आप इनको ठीक से समझ लीजिएगा, एग्जाम में आपकी बड़ी हेल्प होगी इनसे। तो कॉल मनी क्या है? इट इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब अ लोन दैट इज गिवन फॉर वन डे एंड देन रिपेड द नेक्स्ट डे। जैसे आपको अगर एक दिन के लिए कोई लोन लेना है, एक दिन के लिए आप लोन लेते हैं और नेक्स्ट डे क्या करते हैं, इसे रीपेड कर देते हैं, उसका वापस से पेमेंट कर देते हैं, इसी को हम बोलते हैं क्या, कॉल मनी। अब चूंकि इस टाइप के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनके लिए आपको कोई कोलेट्रल सिक्योरिटी, जिसे आप बोलते हैं किसी चीज को गिरवी रखना, यानी यहां पर किसी चीज को गिरवी रखना, किसी चीज को मॉर्टगेज करने की आवश्यकता नहीं होती है। बात समझ में आ गई? तो कॉल मनी क्या है? कॉल मनी इस तरीके का लोन इंस्ट्रूमेंट है जहां पर हम एक दिन के लिए लोन लेते हैं, नेक्स्ट डे हम पेमेंट कर देते हैं और उसके लिए हमें किसी भी प्रकार की कोई कोलेट्रल सिक्योरिटी रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। विदाउट कोलेट्रल सिक्योरिटी ऐसे अमाउंट लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट होता है जिसे हम बोलते हैं नोटिस मनी। नोटिस मनी क्या होता है? इट इज टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब अ लोन। ये भी एक लोन को, मतलब एक लोन को ही डिस्क्राइब करता है। ये प्रोवाइड किया जाता है मोर देन वन डे बट लेस देन 14 डेज, यानी एक दिन से लगा के 14 दिन के बीच में जो लोन हम प्रोवाइड करते हैं, जो लोन लेते हैं, उसे हम बोलते हैं नोटिस मनी। इस टाइप के मनी के लिए भी आपको नेसेसरी तौर पर कोलेटरल सिक्योरिटी यूज करने की आवश्यकता नहीं है। विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी आपका ये नोटिस मनी भी आपको मिल जाता है। ये बात क्लियर हो रही है? बिल्कुल ध्यान रखिएगा इन चीजों को। फिर होता है टर्म मनी। तो टर्म मनी बेसिकली वो होता है जिसका मेच्योरिटी टाइम जो होता है आपका वो 14 दिन से ज्यादा होता है। 14 दिन से, अगर कॉल मनी में क्या था कि एक दिन के लिए पैसा लेंगे, अगले दिन वापस कर देंगे, कोई कोलेटरल सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं है। नोटिस मनी में एक दिन से 14 दिन के बीच में आप पैसा लेंगे, कोई सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं है, 14 दिन के बाद आपको पेमेंट करना है। लेकिन अगर 14 दिन से ज्यादा के लिए पेमेंट, आप कहीं से पैसे आपको लेने हैं, यानी कि उसे हम क्या बोलेंगे, टर्म मनी बोलेंगे। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, इसके डेज में डिफरेंस आप हो सकते हैं, वो आपको याद रखना है। एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं ट्रेजरी बिल या टी बिल्स। तो ट्रेजरी बिल क्या है? ट्रेजरी बिल बेसिकली शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं। ध्यान रखिएगा, ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं। इसे हम डेफ्ट इंस्ट्रूमेंट भी करते हैं, जिनकी जो मेच्योरिटी होती है वो 1 साल से कम होती है, इसीलिए हम इसे शॉर्ट टर्म बोलते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म की 1 साल से कम की मेच्योरिटी पीरियड होता है। परचेजिंग अ ट्रेजरी बिल
इंटेल्स मेकिंग अ लोन टू गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट को जब लोन लेना होता है, गवर्नमेंट को जब लोन चाहिए होता है तो वो क्या करती है, गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल मार्केट में सेल करती है, और हमारे आप जैसे लोग जो है उस ट्रेजरी बिल को खरीदते हैं और गवर्नमेंट को पेमेंट पैसे दे देते हैं। एक साल के अंदर ही वो पेमेंट, एक साल के लिए लिया जाता है, उसके बाद वो पेमेंट आपको विद इंटरेस्ट वापस मिल जाएगा। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है, ये बेसिकली डीमोटलाइज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है कैश का, यानी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है, दीज आर द डीमेटलाइज्ड यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ कैश प्लेस्ड इनटू बैंक फॉर सर्टेन लेंथ ऑफ टाइम। जब आप एक सर्टेन टाइम के लिए पैसा डिपॉजिट करते हैं उसे हम बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। एक होता है कॉमर्शियल पेपर, तो कॉमर्शियल पेपर एक शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि बिजनेस हाउसेस के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, इसे हम बोलते हैं कॉमर्शियल पेपर, शॉर्ट में इसे सीपी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज पे। तो फाइनेंशियल सर्विसेज कई प्रकार की होती हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो फाइनेंशियल सर्विसेज हमारे इंडिया के अंदर कई तरीके की हैं। एक बैंकिंग सर्विस है, एक इंश्योरेंस सर्विस है, एक इन्वेस्टमेंट सर्विस है। तो बैंकिंग सर्विस की बात करें तो बैंकिंग सर्विस जो है हमारे देश में बैंकों के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, जिसमें लेंडिंग मनी हो गया, डिपॉजिटिंग मनी हो गया, प्रोवाइडिंग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड हो गया, बैंक अकाउंट डिफरेंट ओपन करना, बैंकों के माध्यम से और तमाम सारी सुविधाएं प्रोवाइड करना, ये बेसिकली बैंकिंग सर्विसेज का एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस कंपनियां हमारे देश में हैं, प्राइवेट सेक्टर की भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, गवर्नमेंट सेक्टर की भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं। ये क्या करते हैं, हम आपको इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करते हैं। इंश्योरेंस में जो एजेंट होते हैं वो बेसिकली उनका एक अपने आप में बहुत बड़ा रोल होता है इंश्योरेंस पॉलिसीज को सेल करने का। तो इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करके पैसे कलेक्ट करना, देन फर्दर उसको कहीं इन्वेस्ट करना, और फिर उसके बाद जब मैच्योरिटी पीरियड आ जाएगा तो पैसे आपको वापस कर देते हैं। इसी तरीके से फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज हैं। फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज बेसिकली क्या है कि जब हम इंटरनेशनल बिजनेस में होते हैं तो हमें करेंसी को एक्सचेंज करना पड़ता है, एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी में चेंज करना है, तो उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज भी जो है बेसिकली प्रोवाइड कराई जाती हैं आपको। क्लियर है ये? चलिए अब आते हैं कि इसमें बैंक के फाइनेंशियल मार्केट पे। तो फाइनेंशियल मार्केट दो प्रकार का है, एक तो कैपिटल मार्केट है, एक आपका मनी मार्केट है। चलिए तो कैपिटल मार्केट जानते हैं। कैपिटल मार्केट बेसिकली वो मार्केट है जहां पर लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फाइनेंस के ट्रांजैक्शंस होते हैं, यानी लॉन्ग टर्म के लिए आपको अगर पैसे लेना हो बीइंग अ कंपनी तो आप कैपिटल मार्केट से पैसे ले सकते हैं। तो कैपिटल मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे कंपनी शेयर इशू करती है, डिवेंचर्स इशू करती है, ये कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म जो फाइनेंस होता है, फाइनेंस इन्वेस्टमेंट, वो कैपिटल मार्केट के अंदर होता है, जो आमतौर पर 1 साल से ज्यादा के पीरियड के लिए रहता है। मनी मार्केट जो है बेसिकली एक शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस है शॉर्ट टर्म का। इसमें 1 साल से भीतर के लिए, यानी 1 साल से कम पीरियड के लिए या मैक्सिमम 1 साल के लिए आपको डेप्थ वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। तो इसमें जो रिस्क होती है वो आमतौर पर लो रिस्क होती है और हाई लिक्विडिटी होती है, क्योंकि पैसे तो आपका रिस्क भी कम है और 1 साल के अंदर आपको पैसा वापस भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर आप देखें तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का काम क्या होता है, जब आप इंटरनेशनल बिजनेस में डील कर रहे होते हैं तो आपके एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी में आप इजीली कन्वर्ट करना, यानी जो मल्टी करेंसी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट होता है क्रेडिट मार्केट। तो क्रेडिट मार्केट क्या है, क्रेडिट मार्केट भी एक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन्स यहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं इंडिविजुअल्स को और ऑर्गेनाइजेशंस को। ये तमाम सारी बैंक्स हैं जिनके माध्यम से चीजें आपको प्रोवाइड की जाती हैं। बैंक्स हो गई, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, कुछ नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, जो आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरीके की जो फंडिंग है आपको प्रोवाइड कराई जाती है। अब बताइए यहाँ तक कहानी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगर ये कहानी समझ में आ गई है तो कुछ और चीजों पर बात करेंगे। अब बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है फाइनेंशियल सर्विसेज की। तो आप सर्विसेज की तो कैरेक्टरिस्टिक्स जानते ही होंगे भाई, आप लोगों ने प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, सर्विसेज की पढ़ी थी, तो जो फाइनेंशियल सर्विसेज है उसमें वही सर्विस वाली कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये इंटेंजिबिलिटी होती है इनके अंदर, यानी सर्विस जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं इन्हें नहीं आप देख सकते हैं, नहीं छू सकते हैं, नहीं फील कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ऐसी सर्विसेज हैं जो प्रॉपरली इंटेंजिबल नेचर की हैं। जैसे प्रोडक्ट होता है तो प्रोडक्ट को आप एक एक्सचेंज करोगे गुड्स एंड पैसों से, तो उसे आप देख सकते हो, बट सर्विसेज को आप देख नहीं सकते हो। अगली नेक्स्ट बात करें तो कस्टमर सेंट्रिसिटी। तो सेंट्रिसिटी होता है बेसिकली कस्टमर, यानी कि इसका जो टोटल फोकस होता है वो कस्टमर के ऊपर होता है। इसको आप कस्टमर सेंट्रिसिटी नहीं समझ पा रहे हैं, इसको आप ये बोल सकते थे कस्टमर ओरिएंटेड।
ये कस्टमर ओरिएंटेड होता है, यानी जो कस्टमर चाहिए होता है, कस्टमर के साथ प्रॉपर्ली क्या की जाती है, मीटिंग की जाती है, उसकी नीड्स को समझा जाता है, उसके प्रेफरेंस को समझा जाता है, और इंडिविजुअल कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग क्या की जाती है, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती है, उनके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं, उन सारी चीजों को ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट है इनसेपरेबिलिटी। इनसेपरेबिलिटी का बेसिकली मतलब यहाँ पर यह है कि जो सर्विसेज होती हैं वो इनसेपरेट होती हैं, हर एक एक पर्सन के लिए अलग अलग सर्विस प्रोवाइड की जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए मिस्टर एक्स आए कुछ पूछने के लिए, कुछ सजेशन लेने के लिए, तो उनको कोई सर्विस दी गई, तो मिस्टर जब वाई आएंगे तो वाई को भी अलग ही सर्विस दी जाएगी, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि एक ही सर्विस दोनों लोगों को प्रोवाइड की जाए, डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट सर्विस मिलती है और उसे उसी तरीके से उसका कंजप्शन करना होता है। यानी इसकी जो प्रोडक्शन और डिलीवरी होती है बेसिकली वो डायरेक्टली उसका इंटरेक्शन जो होता है सर्विस प्रोवाइडर के साथ होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको एक बंदा कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो जब तक वो नहीं होगा तब तक आपको सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता है। गुड्स में ऐसा होता है कि हमें आपको गुड्स देना है, हमने गुड्स उठा के किसी को दे दिया, वो बंदा आपको ट्रांसफर कर देगा, लेकिन सर्विस जब तक वो बंदा नहीं बैठेगा आपके साथ नहीं होगा तब तक वो ट्रांसफर नहीं होगी, इसलिए बोलते हैं इसको इनसेपरेबिलिटी। क्लियर है ये? हेट्रोजेनिटी होती, हेट्रोजेनिटी का मतलब कि सर्विस हर किसी पर्सन के लिए एक जैसी नहीं होती, क्योंकि सर्विस जो होती है वो डिपेंड करती है इंडिविजुअल नीड्स के ऊपर, इंडिविजुअल नीड्स के ऊपर, इसीलिए सर्विस बहुत ही पर्सनलाइज होती है, इसीलिए उसमें आपको सिमिलरिटीज नहीं मिलेंगे, लैक ऑफ सिमिलरिटी आपको इसमें मिलेगी। नेक्स्ट है मार्केटेबिलिटी। तो फाइनेंशियल सर्विसेज कैन बी मार्केटेड एंड प्रमोटेड टू द कस्टमर्स। फाइनेंशियल सर्विसेज की आप मार्केटिंग कर सकते हैं, इनको आप प्रमोट कर सकते हैं, इसके तमाम सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं बेसिकली जो बेनिफिट्स आप सामने वाले पर्सन को दे सकते हैं। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, एडवाइस प्रोवाइड करना, एक्सपर्टाइज नॉलेज देना, सजेशंस देना, ये सारी चीजें बेसिकली क्या है, सर्विस के एग्जांपल्स हैं और इनकी भी मार्केटिंग की जाती है। नेक्स्ट अगर हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सिमिल्टेनियस फंक्शन, तो सिमिल्टेनियस फंक्शंस में हम लोग बात करें तो यानी इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, इसके मल्टीपल फंक्शंस हैं। मल्टीपल फंक्शंस का मतलब है कि फाइनेंशियल एडवाइजर आपको एडवाइस भी प्रोवाइड करेगा, टैक्स प्लानिंग भी बताएगा, रिटायरमेंट प्लानिंग भी बताएगा, मतलब मल्टीपल तरीके से ही काम करती है। नेक्स्ट है पेरिसेबिलिटी। सर्विस को कभी आप सिक्योर नहीं कर सकते, जो भी सर्विस बंदा जिसको मिलती है वो सर्विस का वो कंजप्शन करता है, उसे प्रोक्योर करके नहीं रखता है। जैसे मूवी देखने जाएंगे तो आप मूवी देख रहे होंगे तो आप मूवी को कंज्यूम कर रहे हैं उस टाइम पे, तो उसको आप सिक्योर करके नहीं रखते, उसे आप स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। नेक्स्ट बात करें पीपुल बेस्ड सर्विस होती है, यानी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सर्विस प्रोवाइड की जाती है, तो ये टोटली होती है आपकी कस्टमर ओरिएंटेड होती है, पीपुल बेस्ड होती है। ये डायनेमिक नेचर में होती है, डायनेमिक नेचर में इसलिए होती है क्योंकि सर्विस जो है सिचुएशंस के हिसाब से चेंज हो जाती है, जैसी मार्केट कंडीशन होंगी, जैसी रेगुलेशंस होंगी, जैसी टेक्नोलॉजी होगी, ये चीजें धीरे धीरे बदलती हैं, तो उनके हिसाब से सर्विस को भी चेंज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका मार्केट डायनेमिक। मार्केट के हिसाब से भी मार्केट भी जो है वो भी बेसिकली क्या करती है, चेंज होती रहती है, तो यानी जो आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारी चीजें चेंज होंगी, उसके हिसाब से सर्विस भी आपकी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। चलिए, तो यहां तक की बताइए कहानी आपको समझ में आ गई। बेसिकली आपने सर्विस के बारे में जाना कि सर्विसेज की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इसके अलावा अपने फाइनेंशियल सिस्टम के जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनके बारे में भी काफी चीजें आपने समझी। इसके अतिरिक्त अब हम लोग आपके साथ जो डिस्कस करने वाले हैं वो फंक्शंस डिस्कस करने वाले हैं कि फाइनेंशियल सिस्टम के जो है वो फंक्शंस कौन से होते हैं। तो फाइनेंशियल जो सिस्टम है उसका जो सबसे पहला फंक्शन है आपका, वो फंक्शन है जिसे हम बोलते हैं मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। भाई सेविंग्स कैसे मोबिलाइज करता है? अगर ये फाइनेंशियल सिस्टम ना होता तो जो छोटे सेविंग्स वाले लोग हैं, स्मॉल सेविंग वाले लोग हैं, वो पैसे अपने सेव नहीं कर पाते, तो यानी ये सेविंग जो है उसने क्या किया, इंक्रीज किया। जितने भी स्मॉल सेवर्स हैं, जिनके पास बहुत कम पैसे सेव कर पाते हैं, उन लोगों से ये क्या करता है, फाइनेंशियल सिस्टम पैसे को कलेक्ट करता है और उसका पूल क्रिएट करके आगे उसे कहीं इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हो चाहे नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हो। तो सेविंग को प्रमोट करना सबसे बड़ा काम जिसका है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का है। नेक्स्ट देखेंगे एलोकेशन ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट को एलोकेट करना, यानी फाइनेंशियल सिस्टम क्या करता है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एलोकेटिंग क्रेडिट टू डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। हमारे इकोनॉमी के जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं उन सभी को क्या करता है, उनके लिए क्रेडिट का एलोकेशन करता है। यानी बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड द लोन एंड क्रेडिट फैसिलिटी टू बिजनेसमैन एंड इंडिविजुअल्स एंड टू हेल्प देम मीट देयर फाइनेंशियल नीड्स। अगर बिजनेसमैन या और इंडिविजुअल पर्सन्स को किसी फाइनेंशियल नीड्स की आवश्यकता है तो उनको पूरा करने के लिए बेसिकली ये कह सकते हैं कि फाइनेंशियल सिस्टम क्या करता है, उन्हें क्रेडिट प्रोवाइड कराने का काम करता है।
नेक्स्ट बात करें पेमेंट सिस्टम की, तो आज की डेट में एक सेफ और इफिशिएंट जो पेमेंट मैकेनिज्म है उसको फैसिलिटेट करने का काम कौन कर रहा है? आपका बैंकिंग सिस्टम यानी कि फाइनेंशियल सिस्टम कर रहा है। जैसे कुछ टर्म्स हैं जिनका नाम सुना होगा आपने, नेफ्ट, या आपने नाम सुना होगा आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, आईएमपीएस जो मोबाइल फोन से ट्रांसफर होते हैं। तो ये सारी जो सुविधाएं हैं बेसिकली हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के फंक्शंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। नेक्स्ट हम बात करें रिस्क मैनेजमेंट, इससे रिस्क भी मैनेजमेंट होता है। जैसे फाइनेंशियल सिस्टम क्या कर रहा है? आपको तमाम सारे इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करा रहा है, तमाम सारे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहा है। तो आप जहां पर आपको लगता है कि हम इस यहाँ पर रिस्क को इजीली मिनिमाइज कर लेंगे या मैनेज कर लेंगे, उस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं? अपना इन्वेस्टमेंट या अपनी सेविंग्स कर सकते हैं। जैसे जिनको ज्यादा दिक्कतें रहती हैं, ज्यादा रिस्क रहते हैं, तो अपनी लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं, प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस ले सकते हैं, फायर इंश्योरेंस ले सकते हैं। ऐसा करने से आपकी रिस्क क्या होगी? मिनिमाइज हो जाएगी। प्राइस डिलीवरीज की जो नेक्स्ट फंक्शन है, यानी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम आल्सो हेल्प्स इन डिस्कवरिंग द प्राइस ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स सच एज स्टॉक, बॉन्ड एंड कमोडिटीज। जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं उनका प्राइस डिस्कवर करना, वो प्राइस आइडेंटिफाई करने का काम भी कौन करता है? फाइनेंशियल सिस्टम करता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, किसी भी कंट्री का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फाइनेंशियल सिस्टम उस देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मील का पत्थर साबित होता है। यानी फाइनेंशियल सिस्टम अगर किसी देश का अच्छा होगा तो वहां का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बेहतर होगा, क्योंकि फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है बेसिकली वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इंडस्ट्रीज हो गया, अलग अलग इकोनॉमिक अलग अलग जो बेसिकली सेक्टर्स हैं उनके लिए प्रोवाइड कराने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है? फाइनेंशियल इंक्लूजन है बेसिकली, यानी कि ये हमारे देश के अंदर जो बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं उनकी जो सर्विसेज हैं उनको तमाम तरीके से एक्सपेंड करने का काम करना, क्योंकि जो अंडर डेवलपमेंट एरियाज हैं हमारे देश के, जो रिमोट एरियाज हैं, वहां पर बैंकिंग और फाइनेंशियल सुविधाएं जो थी उनकी कमी थी। इसलिए अगर आपको याद हो तो जब हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आते हैं सन 2014 में, तो उसके बाद उन्होंने एक जनधन योजना स्टार्ट करी थी, शायद आपको अगर याद हो तो उनकी एक योजना आई थी जनधन योजना। और जनधन योजना का बेसिकली पर्पस यही था कि जिससे हमारे देश के लोगों को बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम से जोड़ा जाए। इसमें जीरो बैलेंस पर अकाउंट ओपन करने का प्रोविजन रखा गया और ये दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल इंक्लूजन की स्कीम थी। यानी इससे जितने इसमें अकाउंट ओपन हुए हैं ये दुनिया में किसी भी स्कीम के थ्रू इतने ज्यादा अकाउंट ओपन नहीं हुए थे। तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन हमारे देश के जो रिमोट और डेवलपमेंट एरियाज हैं उनको फाइनेंशियल और बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने का इसका बेसिकली मकसद था। तो ये आज की मेरी क्लास थी जिसमें हमने आपके साथ कई चीज़ों के ऊपर डिटेल में डिस्कशन किया। जैसे हमने सबसे पहले देखा कि बेसिकली फाइनेंशियल आपका जो मार्केट फाइनेंशियल सिस्टम है उसकी क्या तस्वीर है, उसको देखा गया कि वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल सर्विसेज। फिर आपने इनका सबका डिटेल में डिस्क्रिप्शन भी देखा। फिर आपने देखा कि जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो ये चीजें आपने आज की क्लास के अंदर डिस्कस की। अब जो इसकी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम इवोल्यूशन ऑफ इंडियाज फाइनेंशियल सिस्टम, हमारे देश का जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ था, इस विषय पर जो डिस्कशन करेंगे हम आपसे इसकी जो नेक्स्ट क्लास लेने वाले हैं उसके अंदर हम आपसे इस मुद्दे पर डिस्कशन करेंगे। तो उम्मीद है आपके लिए जो क्लास होगी वो इन्फॉर्मेटिव रही होगी, आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट हुआ होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। कोई इंक्वायरी है, कोई सजेशंस हैं तो उसे आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए ताकि हम और बेहतर तरीके से आपके लिए अच्छी वीडियोज, अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए और नई नई चीजें सीखते रहिए और चेहरे पर मुस्कान को हमेशा बनाए रखिएगा, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, बाकी चीजें आपके साथ होती रहेंगी। चलिए नेक्स्ट क्लास के साथ मिलते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।